आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। उनकी मुसीबत तभी से शुरू हो गई थी जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। शुरू में ऐसा लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक शांत हो जाएगी, लेकिन वह और तेज हो गई और उसके नतीजे में ही अमरिंदर सिंह को न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनका संकट इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी के तमाम विधायक उनके खिलाफ खुलकर खड़े हो गए थे। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उनके खिलाफ यह जो मुहिम छेड़ी गई उसे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ कांग्रेस आला कमान ने भी हवा दी। शायद यही कारण रहा कि अमरिंदर सिंह ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। खास बात यह भी रही कि उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी नाराज़गी छिपाई नहीं। वह न केवल पार्टी नेतृत्व पर बरसे बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भी। उन्होंने सिद्धू को न केवल नकारा बल्कि विनाशकारी भी करार दिया। उनके तेवरों से साफ है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बने तो वह विद्रोह कर देंगे। नाराज अमरिंदर सिंह ने जिस तरह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जाने से इनकार कर दिया और भविष्य के लिए अपने विकल्प खुले रखने की बात कही, उससे साफ है कि वह कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। जो भी हो, कांग्रेस आला कमान ने जिस तरह चुनाव से चंद महीने पहले अमरिंदर सिंह को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया, वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि उनकी वजह से ही कांग्रेस पंजाब में सत्ता में आई थी। लगता है कि उनकी यही राजनीतिक क्षमता कांग्रेस आला कमान को रास नहीं आई। अमरिंदर सिंह की विदाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस में जनाधार वाले ऐसे किसी नेता का बने रहना मुश्किल है जो पार्टी नेतृत्व अर्थात गांधी परिवार की जी हुजूरी में यकीन न करता हो। कांग्रेस नेतृत्व की अमरिंदर सिंह के बारे में चाहे जो राय हो, वह पार्टी के उन दुर्लभ नेताओं में से हैं जो अपना जनाधार रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसान संगठनों के अराजक आंदोलन को हवा दी, लेकिन वह कांग्रेस के उन चंद नेताओं में थे जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर स्पष्ट राय रखते थे। समझना कठिन है कि अपने ऐसे कद्दावर नेता को किनारे कर कांग्रेस को क्या मिला। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि वह किस मुंह से उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाने पर भाजपा पर तंज कस रही थी। नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर 392 किलोमीटर हो गया है। ग्रे लाइन के इस कॉरिडोर का परिचालन शुरू होने से नजफगढ़ व ढांसा बॉर्डर के आसपास के करीब 50 गांव अब मेट्रो के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इससे हरियाणा के साथ लगते गांवों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों के लोग अब आसानी से दिल्ली एनसीआर के किसी भी क्षेत्र में
पहुंचकर काम कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। पर्याप्त संख्या में दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी नहीं पहुंचती हैं, जिससे लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेट्रो के विस्तार से ग्रामीण इलाके के लोगों का आवागमन सुगम हो सकेगा। इसलिए दिल्ली के सभी इलाकों में मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की ज़रूरत है। किसी कारणवश मेट्रो के चौथे चरण का काम शुरू होने में देरी हुई थी, लेकिन अब काम में तेज़ी आई है। इसके पूरा होने पर दिल्ली के अधिकांश इलाकों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मेट्रो नेटवर्क बढ़ने से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण के लिए भी मददगार है। इससे सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कोरोना संकट के पहले रोज़ाना लगभग 65 लाख लोग मेट्रो से सफ़र करते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में लोग सफ़र कर रहे हैं। इस समय सिर्फ सीट पर बैठकर सफ़र करने की अनुमति है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि मेट्रो अपनी पूरी क्षमता से चलने को तैयार है। हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही यह संभव हो सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लिया जाएगा।